बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी बीए बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के छात्राओं का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है, को करिकुलर्स है, उसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ से संबंधित आज हम सॉल्व करेंगे कम से कम 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में आप लोग को काफ़ी मदद देगी। दोस्तों, आप जैसा कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब भी आपको एक अनिवार्य प्रश्न पत्र देना था जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। इसी प्रकार से जो आपका सेकंड सेमेस्टर में अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। इसका भी आपको एग्ज़ाम देना है, ये भी कंपलसरी पेपर है, ये पेपर आपको देना अनिवार्य है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम रिटन हो या ऑब्जेक्टिव। जिनका ऑब्जेक्टिव पर पेपर पैटर्न है उनमें भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और जिनका रिटन पैटर्न है उनके एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पत्र जो होगा वो ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा। इसकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 35 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर आप इसको सही कर ले जाते हैं, यानी पास कर ले जाते हैं, 35 मार्क्स ले आते हैं, तभी आपको पास किया जाएगा, अन्यथा आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये आपका सबसे अनिवार्य प्रश्न पत्र है। बहुत ही सरल पेपर है, आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था, ठीक है, उसी प्रकार से ये भी है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस जानकारी से सहमत हो गए होंगे। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया भोर कमेटी 1946 ने, बी दिया गया योजना आयोग ने, और टी दिया गया है मुदालियर कमेटी, और डी है ऑप्शन केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद 1953। तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत की थी वो भोर कमेटी ने की थी, और भोर कमेटी का गठन कब किया गया था? 1946 के आसपास किया गया था। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न है वो पूछा गया है, भारत के संविधान में स्वास्थ्य को कौन सा विषय माना गया है? स्वास्थ्य का विषय तो पहला ऑप्शन दे रखा है समवर्ती, दूसरा है आवश्यक, सी है राष्ट्रीय, और डी दिया गया अंतर्राष्ट्रीय। तो भारत में संविधान में जो स्वास्थ्य है उसको समवर्ती विषय माना गया है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गर्भवती महिला के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? पहला दिया गया प्रसूति केंद्रों में, दूसरा है बी ऑप्शन प्रसूति गृहों में, और सी दिया गया प्रसूति अस्पताल, और डी दिया गया इनमें इन सभी में। तो जो गर्भवती माता होती है उनके लिए प्रसव पूर्व सेवाएं इन सभी संस्था में उपलब्ध होती हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न पूछा गया दोस्तों, पूछा गया है मुदालियर कमेटी 1962 में कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संतुष्टि की है? तो यहाँ पर जो मुदालियर कमेटी है 1962 में, तो उसमें कितनी जनसंख्या में कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की आवश्यकता होनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है कि 10,000, बी है 20,000, सी है 30,000, और डी दिया गया है 40,000। दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 40,000। मुदालियर कमेटी 1962 में जो आई थी उसके अनुसार कम से कम 40,000 जनसंख्या जहां पर है वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक केंद्र की संतुष्टि होनी चाहिए, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धता वहां होनी चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, इंग्लिश में यही प्रश्न दिया गया है कि मुल्डर कमेटी 1962 रिकमेंडेड एट द लीस्ट ऑन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हाउ मच पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए?
40,000। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निम्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऑप्शन ए है उपचार संबंधी और बी है नियंत्रक व प्रोत्साहनात्मक संबंधी, ठीक है, और सी दिया गया उपयुक्त दोनों। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये दोनों सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कौन सा? पहला हो जाता है उपचार संबंधी और दूसरा हो जाता है नियंत्रक व प्रोत्साहनात्मक संबंधी। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। इंग्लिश अगला प्रश्न पूछा गया है, वह चिकित्सालय जो विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए बस के माध्यम से चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है जिला चिकित्सालय, बी है चलती फिरती डिस्पेंसरी। तो वो सुविधा जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा संचालित की जाती है उसे चलती फिरती डिस्पेंसरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 12वां प्रश्न दिया गया है, द हॉस्पिटल विच इज रन थ्रू बस टू रीच द हेल्थ फैसिलिटी स्पेशली इन द रिमोट एरिया आर कॉल्ड मोबाइल डिस्पेंसरी। क्या है? मोबाइल डिस्पेंसरी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 13वां प्रश्न पूछा गया है, भोर कमेटी ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य की इकाई के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए दिया है 1946, ऑप्शन बी है 1947 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया 1949। तो यहाँ पर भोर कमेटी ने जो प्राथमिक स्वास्थ्य की इकाई के रूप में जो प्राथमिक स्वास्थ्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी वो कब की थी? 1946 में प्रस्तुत की थी मित्रों। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? दिया गया है, इंग्लिश में भी आपको बता दें, हु डिड द भोर कमेटी इंट्रोडक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज द यूनिट ऑफ प्राइमरी हेल्थ? तो ये हो जाएगा 1946। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश के क्वेश्चन का पीडीएफ देखिए, इसका पीडीएफ जब आपको मिलेगा टेलीग्राम पर तब आपको टिक लगा कर आंसर दे दिया जाएगा, वहां से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है मित्रों। पूछा गया है कि 30 जून सन 1996 को कितने हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मांग की गई थी? तो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी दिया गया है 23, ऑप्शन सी है 32 और ऑप्शन डी दिया गया है 40। दोस्तों 30 जून 1996 को लगभग 23,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मांग की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। 16वां प्रश्न पूछा गया है, ऑन द जून 30, 1946 हाउ मनी थाउजेंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर द डिमांडेड? ठीक है, तो कितनी डिमांड थी? 23, लगभग 23 स्वास्थ्य केंद्रों की डिमांड थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 17 नंबर पूछा गया दोस्तों कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य में प्राथमिक स्वास्थ्य मुहैया कराने में कुल कितने तत्व सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 या ऑप्शन डी है 10। तो दोस्तों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य में जो प्राथमिक स्वास्थ्य मुहैया कराने में कुल कितने तत्व सम्मिलित हैं? तो कुल 8 तत्व सम्मिलित हैं। कितने तत्व? 8 तत्व। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर नई स्टाफ व्यवस्था के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या है। ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया गया है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी दिया है 4। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो नई स्टाफ व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि मृत्यु दर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु माँ तथा शिशु का कितने स्तर पर कल्याण सेवा आवश्यक है? ऑप्शन ए है 2, बी दिया गया है 4, सी है ऑप्शन 6 और ऑप्शन डी दिया गया है 8। तो जो मृत्यु दर पर जो नियंत्रण प्राप्त करना है उसके लिए माँ तथा शिशु के जो स्तर हैं कल्याण सेवा के लिए आवश्यक हैं
तो कुल मिलाकर के 8 अस्तर की आवश्यकता है। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है आपसे कि गर्भवती की देखभाल गृह सेवा द्वारा हो या संस्था द्वारा हो, उसकी देखभाल के लिए निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए है पोषण, बी है यौन संबंध, सी है शारीरिक श्रम और डी दिया गया है उपयुक्त सभी। दोस्तों जो गर्भवती की देखभाल सेवा गृह द्वारा हो या संस्था, उसकी देखभाल के लिए निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए। तो निम्न में से आपको सबसे पहले जो जरूरी है वो गर्भवती के पोषण पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा यौन संबंधी और तीसरा है ऑप्शन सी शारीरिक श्रम और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इन तीनों का आपको विशेषकर ध्यान देना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 25वां प्रश्न पूछा गया है कि प्रसूति हेतु कल्याण सेवा कितने प्रकार होती है। प्रसूति के कल्याण हेतु जो सेवा होती है वो कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए दे रखा है 2, ऑप्शन बी है 3, सी है 4 और डी ऑप्शन दिया गया है 5। दोस्तों जो प्रसूति के कल्याण सेवाएं के लिए जो उनका प्रकार है वो 2 प्रकार की होती हैं, यानी प्रसूति के कल्याण के लिए 2 प्रकार की सेवाएं संचालित की जाती हैं सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न पूछा गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निम्न में से किनका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है 6 चिकित्सा अधिकारी, ऑप्शन बी है 6 बिस्तरों की, ऑप्शन सी है 1 दवाखाना और डी दिया गया है उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 6 बिस्तर की आवश्यकता यानी 6 बेड की आवश्यकता होती है, 6 चिकित्सा अधिकारी होने चाहिए यानी डॉक्टर की उपस्थिति होनी चाहिए, 1 मेडिकल होना चाहिए। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास महासंग्राम रिवीजन क्लास के तौर पर कराई जा रही है। ये आपको 3 क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस के जितने भी MCQ हैं लगभग आपसे 1500 MCQ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, ये मानकर चलिए कि 6 घंटे की क्लास होगी जिसमें आपको कंप्लीटली दिया जाएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, उतना अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको इससे बाहर प्रश्न नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस संशोधित एक्ट 1975 के अनुसार संतान उत्पन्न होने पर प्रसूति स्त्री को दिया जाता है। ऑप्शन ए 30 दिन का संवेतन अवकाश, बी है 12 सप्ताह का संवेतन अवकाश, सी है 8 सप्ताह का संवेतन अवकाश और डी दिया गया है 25 सप्ताह का संवेतन अवकाश। तो एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस से संशोधित एक्ट जो 1975 में लागू हुआ था उसके अनुसार जो संतान उत्पन्न होने पर जो प्रसूति को दिया जाता है वो 12 सप्ताह का संवेतन अवकाश दिया जाता है। 12 सप्ताह का क्या दिया जाता है, संवेतन अवकाश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कभी कभी यही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस संशोधित एक्ट कब पारित किया गया था। तो ये 1975 में पारित किया गया था। ये किससे संबंधित है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस किससे संबंधित है, तो ये संतान उत्पत्ति से संबंधित है जो प्रसूति को अवकाश दिया जाता है, यानी कि संतान उत्पन्न होने पर प्रसूति को दिया जाने वाला अवकाश से संबंधित है कौन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। और ये कब पारित किया गया था, 1975 में पारित किया गया था। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। तो अभी मैंने आप लोग को बताया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भोर कमेटी 1946 में। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था 1946 में। किसके द्वारा सिफारिश की गई थी, भोर कमेटी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर कि सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य किसके घोषणा पत्र में रखा गया है। ऑप्शन ए दिया गया लंदन सम्मेलन, ऑप्शन बी है अल्मा अटा सम्मेलन, सी है पेरिस सम्मेलन और डी है न्यूयॉर्क सम्मेलन। तो पहला आपका रॉन्ग हो जाता है लंदन सम्मेलन।
लंदन सम्मेलन किससे संबंधित है? हिस्ट्री से संबंधित है। पेरिस सम्मेलन भी हिस्ट्री से संबंधित है और न्यूयॉर्क सम्मेलन भी इससे संबंधित नहीं है। तो इसमें स्वास्थ्य है, तो जो सबके लिए स्वास्थ्य का जो लक्ष्य किसके घोषणा पत्र में रखा गया था? तो अल्मा अटा सम्मेलन में रखा गया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी होता है। ऑप्शन ए दिया गया है फार्मिस्ट, बी है खंड विकास शिक्षक, सी दिया गया है चिकित्सा अधिकारी और डी दिया गया है मिडवाइफ। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो चिकित्सा अधिकारी होता है, जिसे हम मेडिकल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा आपसे कि द हाईएस्ट अथॉरिटी एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल इज। ऑप्शन ए दिया गया है फार्मिस्ट, बी है ब्लॉक डेवलपमेंट टीचर, सी है मेडिकल ऑफिसर और डी दिया गया है मिडवाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेडिकल ऑफिसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा भोर कमेटी ने कितनी जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र का लक्ष्य रखा था? तो भोर कमेटी ने जो लगभग रखा था वो 20,000 से 40,000 के बीच में लक्ष्य रखा था कि कम से कम जनसंख्या जहां पर 20,000 से 40,000 के बीच में हो वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र जरूरी है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपसे प्रश्न रिपीट कर सकता है कि 10,000 माफ करिएगा, दिया जाएगा कि 20,000 से 40,000 के बीच में जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र का लक्ष्य दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? भोर कमेटी, अट्टा कमेटी या भारतीय समिति या स्वास्थ्य संगठन समिति। तो आप आंसर करेंगे भोर कमेटी। भोर कमेटी कब आई थी? 1946 में आई थी। इसके आगे जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है 1975 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आ गया, पूछा गया अल्मा अट्टा योजना जो 1978, अभी अल्मा अट्टा योजना जो आई थी वो कब आई थी दोस्तों? 1978 में अल्मा अट्टा योजना आई है। इस घोषणा पत्र में क्या दिया गया था? इस घोषणा पत्र में दिया गया था कि सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की जाए। अल्मा अट्टा योजना 1978 के घोषणा पत्र में लक्ष्य रखा गया था कि सन 2000 तक सभी के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता हो, यानी कि जहां भी जनसंख्या कितनी हो 20,000 से 40,000 के बीच में हो वहां पर एक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराई जाए। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है आपातकालीन चिकित्सा उपचार और बी दिया गया है ये गहन चिकित्सा उपचार है। ऑप्शन सी है ये एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है और डी दिया गया है ये उपचार का आकलन करने का नियम है। तो दोस्तों जो आपका प्रश्न है वो है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा वह साधन है जो एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार के रूप में कार्य करती है, उसी को क्या कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि खेलते समय गहरे घाव के मामले में आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा होगी। ऑप्शन ए है डॉक्टर बुलाना, बी है संज्ञाहरण देना और डी दिया गया है रक्त स्राव रोकना, सी दिया गया है टाँका लगाना। दोस्तों आप सभी लोग इसका आंसर चैट बॉक्स में करते रहेंगे और जो भी आपका क्वेश्चन है इससे संबंधित को करिकुलर से सब्जेक्ट संबंधित या अदर सब्जेक्ट से संबंधित, तो आप लास्ट में जब आप क्लास ओवर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए, अपना क्वेश्चन डाल दिया करिए, ताकि अगर मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं बिल्कुल प्रयास करूं आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके तहत क्लास लाने का। ठीक है, तो अब महासंग्राम रिवीजन क्लास सभी सब्जेक्ट की चलने वाली है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो रिटन पैटर्न पर हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि खेलते समय गहरे घाव के मामले में जो आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी? प्राथमिक चिकित्सा जो होगी फर्स्ट एड ये होगा कि उसके रक्त स्राव को सबसे पहले हम रोकथाम करें।
ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं इतनी प्रयास करके मेरा हेल्थ इशू भी था, मेरी तबीयत भी नहीं सही थी, मैं 4 दिन हॉस्पिटल होकर के आया हूँ, फिर भी आप लोग को क्लास दे रहा हूँ। काफ़ी बच्चे बहुत ही ज़्यादा मुझसे नाराज़ हैं और उनकी नाराज़गी भी जाहिर है क्योंकि मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। आप लोग का एग्ज़ाम है और मैं आपको साल पेपर भी नहीं दे पाया, तो इस सभी के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि आप सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, जल्द आपको रिप्लाई नहीं मिलता है। ऐसे ही एक बच्चे ने किया, मैं आप लोग को थोड़ा सा आपका समय लूँगा लेकिन ज़रूरी है बताना। एक बच्चे ने मेरे पास लगभग भेजा होगा 15 के आसपास असाइनमेंट मतलब कि जो आपका मिड सेमेस्टर टेस्ट होता है उसका प्रश्न पत्र भेजा कि सर इसका आप हमें सॉल्यूशन दे दीजिए। तो ये बताइए कि आप मैं आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लास दे रहा हूँ और अब फर्स्ट सेमेस्टर का आप पूछ रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर का आप पूछ रहे हैं, तो मैं सॉल्यूशन कितना दे पाऊँगा। मैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल थोड़ी बना पाऊँगा। अदर यूनिवर्सिटी में अदर प्रकार के टॉपिक मिलते हैं फाइल बनाने के लिए, एक ही प्रकार से नहीं मिलता है। जैसे कि आपका जो वाइवा होगा वो आपको असाइनमेंट बनाने के लिए किसी को दे दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट पे आप लिख कर लेके आइए, ठीक है, किसी को दे दिया गया एस्पिरिन पर। तो इस प्रकार से मैं कितने लोगों को बता सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक है कि टेलीग्राम चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सॉल्यूशन है क्वेश्चन के, वो दे दिए हैं। लेकिन अब आप सबकी रिक्वायरमेंट जो होती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं वो चाहते हैं कि सर नोट्स बना करके पूरा का पूरा कंप्लीटली हमें दे दिया जाए, तो मैं वो भी प्रयास करूँगा, ठीक है, कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो, रिटन नोट्स प्रोवाइड हो। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो जाता है कि आप एक आध दो असाइनमेंट हमसे बनवा सकते हैं, लेकिन आप ये कहिए कि पूरा सिलेबस आपके 5 पेपर हैं, पाँचों पेपर के मिड सेमेस्टर टेस्ट अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनका कहाँ तक समाधान किया जाएगा। उसका समाधान यही है कि जो टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है, जो आपको टॉपिक भेज दिया जाता है, उससे आप ले करके अपना कोर्स कंप्लीट करके और अपनी तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। तो अगर जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं उनके मन में अगर ऐसा प्रश्न है तो मुझे लगता है कि आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे मेरे इस क्वेश्चन का जवाब देने से, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा कि जो क्लास हो उसका सलूशन मैं आपको दे दूं। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल करिए, कॉल पर आप पूछ सकते हैं कि हमें ऐसी दिक्कत है सर, हमें असाइनमेंट बनाना है या हमें प्रैक्टिकल में जाना है या हमारा वाइबा है या हमारा मिड सेमेस्टर टेस्ट है, हमें क्या करें कैसे करें, ठीक है। मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ लेकिन आपका हाथ पकड़ के लिखा नहीं सकता, ठीक है। और रास्ता बताने से अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो निश्चित है कि 100% आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। आपको नंबर दिया गया है 99849475 और 35, इस पर आप कॉल करके अपने विषय के संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी आपको दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जीवन सहायक में ABC का अर्थ क्या है। जो जीवन सहायक होता है उसमें ABC का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, बी दिया गया एयरवे ब्रिज कैनाल, ऑप्शन सी दिया गया है एक्शन सर्कुलेशन ब्रीथिंग और डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। यही प्रश्न अगर इंग्लिश में पूछा जाएगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABC इन द लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट में जो ABC का मीनिंग होता है वो ए मतलब होता है एयरवे, बी मतलब होता है ब्रीथिंग और सी मतलब होता है सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 प्रश्न पूछा गया है कि एक कुशल पट्टी होनी चाहिए। एक कुशल पट्टी किस प्रकार से होती है। कीटाणुओं के साथ, बी है रोगाणुओं मुक्त, सी दिया गया तेलीय और डी दिया गया है गीले के साथ। तो ये एक कुशल पट्टी होती है वो रोगाणु मुक्त होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पट्टी से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो पट्टी के प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पट्टी के कितने प्रकार होते हैं, तो पट्टी के कम से कम कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार की पट्टियाँ होती हैं। पहली पट्टियाँ जो होती है वो त्रिकोणी पट्टी होती है, दूसरी जो पट्टी होती है उसे है गोल पट्टी के नाम से जानते हैं, तीसरी पट्टी जो है वो क्रेप पट्टी कहलाती है और जो चौथी पट्टी है उसे क्या कहते हैं दोस्तों,
उसे कहा जाता है बर्न सीट पट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो इन प्रकार की, यानी कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि पट्टी के प्रकार बताइए, तो पट्टी के 4 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है। एक चोट है जो गर्मी रासायनिक कारकों या विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो चोट लग जाती है जो गर्मी रासायनिक कारक के विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है। रासायनिक यानी कि आपकी केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पदार्थों के कारण चोट लग जाती है, तो उसका जो उसके परिणाम स्वरूप जो उसका वर्क होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है घाव, बी दिया गया है जलन, सी है दौर और डी दिया गया है दिल का दौरा। ठीक है, तो एक चोट है जो गर्मी रासायनिक कारक या विकिरण के रूप में परिणाम स्वरूप होती है, वो जलन होती है। क्या होती है? जलन होती है। गर्मी में क्या होता है दोस्तों, रासायनिक कुछ भी लग जाता है, रासायनिक पदार्थ लग जाता है तो क्या होने लगती है, शरीर में जलन होने लगती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। सदमा दिया गया, सदमा है ऑप्शन ए दिया गया है छोटी धमनियों में एक प्रकार की रुकावट, या बी है चेतना या आंशिक पूर्ण नुकसान, या सी दिया गया है ऑक्सीजन की मांग को बनाए रखने के लिए हृदय और रक्त वाहिका की विफलता, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो सदमा जो है दोस्तों वो एक प्रकार की ऐसी बीमारी, सदमा कैसे कहते हैं, सदमा लग गया तो चेतना की आंशिक या पूर्ण नुकसान, आंशिक रूप से चेतना आपके शरीर में होनी चाहिए। छोटी धमनियों में एक रुकावट आ जाती है तो सदमा आ जाता है। ठीक है, तो इसने पूछा है सदमा क्या है, तो सदमा क्या है दोस्तों, ये उपयुक्त सभी भी इसका आंसर हो सकता है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रासायनिक जलन के कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया तपिश, बी है ठोस, सी है अम्ल और डी दिया गया है नाइट्रोजन गैस। तो रासायनिक जो जलन होती है वो गर्मी के कारण होती है। रासायनिक जलन का कारण क्या है, अम्ल है। अम्ल जो होता है जैसे साइट्रिक अम्ल हो गया है, नाइट्रिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो रासायनिक जलन के कारण जो है वो क्या है, अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर यही प्रश्न आपसे इंग्लिश में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि केमिकल बर्न्स आर केसेड बाई, तो केमिकल बर्न्स आर केसेड बाई एसिड। ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दौरे के लक्षण है, दौरे के लक्षण इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बेहोशी, ऑप्शन बी दिया गया है फर्श पर गिरना, ऑप्शन सी दिया गया अचानक अनियंत्रित रूप से कांपना, डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो ये सभी दौरे के विशिष्ट लक्षण हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि त्वचा का टूटना होता है। ऑप्शन ए दिया गया है जलने की क्रिया, बी है घाव, सी दिया गया है जलना और डी दिया गया है दौरा। तो जो त्वचा का टूटना होता है वो जलने की क्रिया है या जलाना है या दौरा है। तो जो त्वचा का टूटना होता है वो एक प्रकार का घाव होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, द ब्रेकिंग ऑफ द स्किन इज नोन एज बर्न या वुंड या बर्न या अटैक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा और इन सभी फुल फॉर्म को आप तैयार कर लेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चिकित्सा प्राथमिक उपचार में DRAB का पूर्ण रूप क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है खतरा प्रतिक्रिया श्वसन नली और सांस लेना, जिसे कहते हैं डेंजर और रेस्पॉन्स एयरवे और ब्रीथिंग। ठीक है, तो जो इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों वो हो जाएगा खतरा प्रतिक्रिया श्वसन नली और सांस लेना। इंग्लिश में ये हो जाएगा डेंजर रिस्पॉन्सेस एयरवे और ब्रीथिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक उपचार के क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए दिया गया स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करें, बी दिया गया गंभीर रक्त स्त्राव बंद करें, सी है सदमे का इलाज करें और डी दिया गया है उन्नत चिकित्सा को तुरंत कॉल करें। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्राथमिक उपचार के सही क्रम का बताइए।
अब इसमें आपको देखना है कि प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें सदमे का इलाज करना चाहिए, या गंभीर रक्त स्राव बंद करना चाहिए, या श्वास को पुनः स्थापित करें, या उन्नत चिकित्सक को तुरंत बुलाएं। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है किस पर। सबसे पहले हमें बुलाना है, जो सबसे पहले व्यवस्थित करना है वो श्वास को पुनः स्थापित करेंगे। सबसे पहले आप श्वास करेंगे, उसके बाद दूसरा है गंभीर, जो ज़्यादातर रक्त स्राव हो रहा है उसको आप बंद करेंगे। तीसरा हो जाएगा सदमे का इलाज करेंगे, और डी दिया गया है तब उन्नत चिकित्सा अधिकारी को कॉल करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोट के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है पेट की चोट, बी है सीने की चोट, डी है नाक के चोट, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। अब इसमें चोट का प्रकार दिया है तो ये सभी जो हैं चोट के प्रकार से प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 65 प्रश्न पूछा गया है कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है। ऑप्शन ए दिया गया कि जब दम घुटने पर, या जल में डूबने पर, या फांसी लगाने पर, या किसी में नहीं। ठीक है, तो कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाया जाता है, जब दम घुटने लगे तब कृत्रिम विधि से श्वास दिलाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया 68 नंबर प्रश्न है कि मूर्छित व्यक्ति को कंधे पर डालकर ले जाने को क्या कहा जाता है। मूर्छित व्यक्ति है जिसको कंधे पर डालकर हम ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला दिया गया है फायरमैन लिफ्ट, बी दिया गया है फायरमैन वर्क, सी है फायरमैन थॉट, और डी दिया गया है फायरमैन रिस्क। तो जो मूर्छित व्यक्ति है उसको कंधे पर डालकर ले जाने की प्रक्रिया को कहा जाता है फायरमैन लिफ्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है पाचन प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है मुख, बी दिया गया है दांत से, सी दिया गया है जीभ से, और डी दिया गया है गले के नीचे से। तो जो पाचन का प्रारंभ होता है वो मुख से प्रारंभ होता है, क्योंकि हमारे मुख में कई प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एंजाइम पाई जाती हैं जो पाचन की क्रिया में सहायक होती हैं। इसीलिए जो पाचन का प्रारंभ होता है वो मुख से होता है। अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है 72 नंबर कि दुर्घटना स्थल से घायल को स्थानांतरित करने से क्या होता है। तो दुर्घटना स्थल से जो घायल है उसको अगर स्थानांतरित किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है घायल को सद्भावना मिलती है, बी दिया गया है घायल को चिकित्सा प्राप्त होती है, सी है घायल के प्राणों की रक्षा होती है, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। यदि कोई घायल व्यक्ति है दुर्घटना स्थल से उसको स्थानांतरित करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है तो उसको ये निम्न प्रकार की जो है सद्भावना मिल जाती है, चिकित्सा उसको प्राप्त हो जाती है, उसके प्राण की रक्षा भी हो सकती है। इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 74 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस दशा में घायल को पीठ पर लाद कर ले जाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया हड्डी टूटने की स्थिति में, ऑप्शन बी हड्डी ना टूटने की स्थिति में, सी दिया गया बुखार की स्थिति में, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो किस दशा में घायल को पीठ पर लाद कर ले जाया जा सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों में जो है घायल को पीठ पर लाद कर ले जाया सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है कि रीफ नाट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है छात्र, बी दिया गया है डॉक्टर, ऑप्शन सी है महिला, और डी दिया गया है मोची। तो जो रीफ नाट होता है उसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं। रीफ नाट किससे संबंधित है, तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित है जिसका प्रयोग डॉक्टर करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर पूछा गया है पट्टियों का प्रयोग क्यों करते हैं। हम पट्टियों का प्रयोग क्यों करते हैं, तो हम पट्टियों का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो घाव या चोट को रोकने के लिए करते हैं, रक्त का प्रवाह रोकने के लिए करते हैं, सूजन कम करने या ना होने के लिए करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे कि घाव पर बांधे जाने वाली पट्टी होनी चाहिए। जो हम घाव पर पट्टी बांधते हैं वो कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी, कीटाणु रहित, या उपयुक्त दोनों गलत हैं। तो घाव पर जो पट्टी बांधी जाती है वो साफ सुथरी और कीटाणु रहित होनी चाहिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि घाव पर लगाई जाने वाली दवाई है। ऑप्शन ए है क्रोसिन, बी है पैरासीटामोल, सी है बीटाडिन और डी दिया गया है सीटाजिन। दोस्तों तो घाव पर लगाई जाने वाली जो दवाई है वो बीटाडिन होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेडिसिन अप्लाइड ऑन द वुंड इज दिया गया पहला क्रोसिन, बी दिया गया पैरासीटामोल, सी है बेटाडिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा बीटाडिन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि झोला या गोफन का प्रयोग किसको सहारा देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है पैर, बी है हाथ या भुजा, सी दिया गया सिर और डी दिया गया पेट। तो झोला या गोफन का प्रयोग हमें किसके सहारा, हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया है कि नियमित मल त्याग करने के बचाव क्या होते हैं। जो नियमित मल त्याग करने की स्थिति में हैं उनको उनके बचाव में होता है। ऑप्शन ए दिया गया एडी, बी है बीडी और सी दिया गया सीडी और डी दिया गया डीडी। ठीक है, तो नियमित मल त्याग करने से एडी से बचाव होता है। किससे, एडी। जो नियमित मल त्याग करने से किसका बचाव होता है, एडी का बचाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घायल के स्थानांतरण में प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है। तो कोई भी घायल व्यक्ति है उसको स्थानांतरण करने में प्रयोग लाई जाने वाली विधि कौन कौन सी है। तो पहली विधि हो जाती है एक व्यक्ति का स्थानांतरण, दूसरा है स्ट्रेचर द्वारा स्थानांतरण, या सी है चारपाई द्वारा स्थानांतरण, या डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो कोई भी घायल व्यक्ति है उसका स्थानांतरण का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको एक जगह से दूसरे हॉस्पिटल में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर या फर्स्ट एड करने के लिए या प्राथमिक चिकित्सा करने के लिए उसको पहुंचाने जाने वाली विधि कौन सी है। तो विधि है कि हम स्ट्रेचर के माध्यम से उसको ले जा सकते हैं, या चारपाई की मदद से ले जा सकते हैं, या एक व्यक्ति दो व्यक्ति मिल करके उसको उठाकर ले जा सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 90 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी जो सहायता की जाती है उसे क्या कहा जाता है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी की जो सहायता की जाती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्राथमिक सहायता, बी है सहायता और सी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों उठाना, डी दिया गया अस्पताल भेजना। तो डॉक्टर आने से पहले जो रोगी की हेल्प की जाती है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं, जिसे फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफ करिएगा दोस्तों। चलिए इंग्लिश में ही प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द हेल्प गिवन द पेशेंट बिफोर द अराइवल द डॉक्टर इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है, फर्स्ट एड कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको किस तरह का दूध पीने के लिए देना चाहिए। ऑप्शन ए है ठंडा दूध, बी है गर्म दूध, सी है कच्चा दूध और डी दिया गया जमा दूध। ठीक है, तो अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको जो पीने वाला दूध देना चाहिए वो गर्म दूध देना चाहिए, और ज़्यादातर अगर चोट से संबंधित हो, अगर उनके शरीर में चोट लगी हो तो गर्म दूध में हल्दी मिला करके भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। 94 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि जहरीले जानवर के द्वारा काटे जाने या डसे जाने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है। तो जो जहरीला जानवर होता है उसके काटने या डसने पर हमारे शरीर में जहर फैलने का खतरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 96 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पागल कुत्ते की लार में क्या होता है। पागल कुत्ते की लार में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है घाव, ऑप्शन बी दिया गया है जल, ऑप्शन सी है जहर और डी दिया गया अमोनिया। ठीक है, तो पागल कुत्ता जो होता है उसकी लार में क्या पाया जाता है, जहर पाया जाता है। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो आप देखते हैं पागल कुत्ते को कैसे आप पहचानेंगे कि कुत्ता पागल है या नहीं। तो जब पागल कुत्ता होता है आप देखेंगे उसकी जीभ जो कि निकली रहेगी और उसकी जीभ से लार ग्रंथियाँ उसकी बार बार निकलती रहती हैं। यही पहचान होते हैं पागल कुत्ते की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो उसका चेहरा किस रंग का होता है? ऑप्शन ए दिया गया है नीला, बी दिया गया है पीला, सी है काला और डी दिया गया है सफ़ेद। तो अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो उसके चेहरे का जो रंग होता है वो नीला पड़ जाता है। यही पहचान है लू लगने की। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पूछा गया है कि लू लगने से शरीर का तापमान कितने दर्जन तक पहुंच जाता है? तो जब लू लग जाती है तो लगभग शरीर का तापमान 10 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। और 1 फ़ारेनहाइट कितना होता है दोस्तों? आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए, लगभग 10, जब लू लग जाती है तो शरीर का तापमान 10 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नियमित मल त्याग करने से जो जठरांत्र में किसकी समस्या होती है? ऑप्शन ए बवासीर, ऑप्शन सी है असंयम मल, बी दिया गया है दस्त या कब्ज और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो जो नियमित मल त्याग करने से जठरांत्र में जो समस्या होती है वो उपयुक्त सभी हो सकती है, बवासीर की समस्या हो सकती है, दस्त या कब्ज की समस्या हो सकती है, या असंयम मल की भी समस्या हो सकती है। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 104 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आंत में भोजन को अलग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है अम्ल, बी है बैक्टीरिया, सी है उपयुक्त दोनों और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आंत में जो भोजन को अलग करने का कार्य है वो उपयुक्त दोनों द्वारा किया जाता है, अम्ल और बैक्टीरिया दोनों के द्वारा आंत में भोजन को अलग करने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ ना लेने से क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया कब्ज, बी है गैस, सी है भारीपन और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ अगर नहीं लेते हैं, लेने से क्या हो सकता है? हमारे शरीर में कब्ज बन सकती है, गैस बन सकती है और भारीपन भी आ सकता है। इसीलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हमने लगभग 100 प्रश्नों को सॉल्व किया है और मुझे आशा है कि ये जो क्लास है इससे रिलेटेड आपके सभी MCQ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर नहीं आएगा, यही आएगा। जिनको हिंदी मीडियम में देना है उनके हिंदी लिए और जिनको इंग्लिश में देना है उनके मीडियम के लिए इंग्लिश में, दोनों मैंने क्वेश्चन दिया है आप लोग को। ये क्वेश्चन पेपर आप तैयार कर लीजिएगा। ये एक प्रकार की सीरीज़ है। आप सबके पास कोई अगर सीरीज़ है आपके मार्केट में अवेलेबल है तो आप ले करके उस सीरीज़ को भी तैयार कर सकते हैं, वहाँ से भी आपके प्रश्न आ सकते हैं। और मैं ये प्रयास करूँगा कि लगभग जितने भी सीरीज़ हैं उनके सभी प्रश्न आपको हल करवा दिए जाएँ। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग से निवेदन है कि जब भी क्लास हो तो आप लोग नियमित तौर पर रात 8 बजे ज़रूर आ जाया करिए। रोज़ रात 8 बजे चाहे केमिस्ट्री की क्लास चले या ना चले, आपकी क्लास संचालित की जाएगी, चाहे वो जूलॉजी हो, बॉटनी हो। रोज़ रात आपको 8 बजे लाइट आना है। 8 बजे जैसे ही आप देखिए 8 बज गए, आप तुरंत चैनल खोल करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो आपको मिलेगी। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और अब मैं आप लोग को क्लास भी रेगुलर देने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव की क्लास भी मिलेगी। जो भी छात्र छात्राएँ, और रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का पेपर शायद 12 तारीख को है, यानी तो 12 तारीख को पेपर है ऑब्जेक्ट, यानी कि सेकंड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। तो ऐसे छात्र छात्रा जिनका एग्ज़ाम है वो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। और कल मैं प्रयास करूँगा आपको इसका मॉडल पेपर देने का। मॉडल पेपर दूंगा जिससे सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस क्लास से जुड़ने के लिए। अगली क्लास में हम लगभग आपके 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। लगभग 4 क्लास होगी और 4 क्लास में आपके पूरे MCQ में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, जो भी ज्वाइन है वहाँ पर मिलता रहता है, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही PDF का लिंक मिलेगा जहाँ से आप डायरेक्ट PDF प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग लास्ट में क्वेश्चन अपना कमेंट में डाल करके सेंड कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।